Good morning, students. Welcome to my first online class of this session. Students, अगर हम याद करने की कोशिश करें तो हम लोग जब फिज़िकल मोड में क्लास ले रहे थे उस वक्त हम लोग एक चैप्टर मेटल और नॉन मेटल के नाम से पढ़ाई कर रहे थे। मुझे याद आ रहा था कि मैं उसके कुछ पार्ट्स, कुछ टॉपिक्स को आप लोगों को कंप्लीट नहीं करा पाया था, जिसकी वजह से मैंने चाहा कि यह जो ऑनलाइन मोड में आप लोगों की क्लास चल रही है इसमें उस रिमेनिंग पार्ट्स को कंप्लीट कर दूं ताकि आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आने वाली जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम, उसमें आप इस चैप्टर की तैयारी कंप्लीट कर सकें। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टॉपिक या चैप्टर कह लीजिए, मेटल एंड नॉन मेटल्स। आप लोग अब तक समझ गए होंगे ये नाम देख करके कि आपका एक साइंस टीचर मकसूद अहमद आपकी ये मेटल और नॉन मेटल की पढ़ाई करा रहे थे, जिसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स जो बचे हुए हैं, शेष रह गए हैं, रिमेनिंग हैं, उनको आज कंप्लीट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हो सकता है मेरी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास आज आप लोगों के बीच होने वाला है, इसलिए हो सकता है कि ऑनलाइन के जो टूल्स हैं उसके एडजस्ट करने में मैं थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ या असहज फील करूं और उसमें आपके पढ़ाने में थोड़ी सी डिस्टर्ब या उस तरह का कम्युनिकेशन ना कर पाऊं, तो उसके लिए मैं सॉरी। और आगे आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी कमियां दूर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर की जो टॉपिक्स रिमेनिंग रह गया है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में वो क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कोरोजन ऑफ मेटल्स। आप सारे लोगों को ये बात बहुत अच्छे से याद होगी कि इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी बातें, मेटल्स, नॉन मेटल, कितने मेटल्स होते हैं, कितने मेटल्स नेचुरल मेटल्स होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था। इस चैप्टर का जो टॉपिक हम लोगों के बीच रहा था उसका नाम है कोरोजन ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कोरोजन को समझना चाहें तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये स्लाइड पे आपको जो लिखा हुआ दिख रहा होगा पार्ट्स, कोरोजन का डिफिनीशन मैंने लिख कर लाया है इस स्लाइड के माध्यम से, ताकि आप लोग देख पाएँ। यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि कोरोजन इज़ डिफाइंड एज द स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कोरोजन क्या है। तो कोरोजन, आप देखेंगे कि कोरोजन एक स्लो ईटिंग अवे है। कैसे ईटिंग अवे होता है? ईटिंग अवे का मतलब होता है खाना या किसी के सरफेस से चीज़ों को हटते जाना, ठीक है। लेकिन वो कब होगी? जब वह सरफेस, वह मेटल किससे संपर्क में आ जाए? एयर के कांटेक्ट में आ जाए और मॉइस्चर, नमी जिसको हम कहते हैं, या सीधे सीधे हम कह सकते हैं वाटर, ऐसी चीज़ों के अगर संपर्क में वो आता है तो उसका कोरोजन होता है। इसका मतलब ये है कि उसका स्लोली स्लोली ईटिंग अवे होने लगते हैं, उसके सरफेस से उसके मटेरियल हटने लगते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। बहुत सारे मेटल्स में हम ये चीज़ें देख पाते हैं। सारे मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिसको आप ओपन स्पेस में आप छोड़ दें तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसा का तैसा ही रहेगा, जैसा आप उसको रखे रहेंगे। बट कुछ मेटल्स स्पेशली जिनको हम बहुत यूज़ करते हैं, ऐसे मेटल्स में एक नाम है आयरन का, ठीक है, कॉपर का। ये आप देख पाएंगे, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, आयरन है। और स्टूडेंट्स, मैं बात करूँ अगर तो क्या होगा?
कॉपर की, ठीक है, ये कॉपर है, COPPER। फिर मैं बात करूं सिल्वर का, तो ये सब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं हमारे डेली लाइफ में, और इनमें हम एल्युमिनियम को भी इस श्रेणी में हम ले सकते हैं। एल्युमिनियम का सिंबल AL होता है, मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया। तो ये सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनका एक्सपोज़र होता है, जिनका कोरोजन होता है, जिनके सरफेस एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बहुत सारी चेंजिंग, उनके सरफेस का कलर वगैरह बदल जाना, सरफेस के ऊपर से मटेरियल्स का हटते जाना, ये सब सारी चीज़ें हम देख पाते हैं, ठीक है। इसी को कोरोजन कहा जाता है। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि कोरोजन जब होता है तो क्या होता है। तो कोरोजन का होना एक केमिकल कह सकते हैं रिएक्शन है। मेटल के साथ ऑक्सीजन का कांटेक्ट होने से मेटल और ऑक्सीजन के बीच एक रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि जब कोरोजन होता है तो उस मेटल का ऑक्साइड्स बनने लगता है। ज़्यादातर केस में ऑक्सीजन ही रोल प्ले करता है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के अलावा कुछ दूसरे भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उसको कोरोजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आइए इस बात को हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पाएंगे कि क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है कोरोजन इन आयरन, जिसको हम रस्टिंग भी कहते हैं। आप अपने लैंग्वेज में इसको जंग कहते होंगे। बहुत अगर मैं बात करूं एकदम देसी या रीजनल लैंग्वेज में, तो इसको लोग चीती के नाम से पुकारते हैं। घरों में आपके चीती बोलते होंगे, बट चीती नहीं कहना चाहिए इसको। आप अगर हिंदी में कॉल करना चाहेंगे तो रस्टिंग बोलेंगे, और अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे, सॉरी, अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो रस्टिंग बोलेंगे, और अगर हिंदी में बोलना चाहेंगे तो उसको जंक बोलेंगे। आपके घरों में इसी के नाम से लोग जानते होंगे, जंग, ठीक है ना। तो जंक जो होता है, जंक कैसे लगता है, आइए हम देखते हैं, जिसको रस्टिंग के नाम से मैं बार बार कॉल करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड, व्हेन आयरन इज, मैं इंडिकेट भी करने की कोशिश कर रहा हूं, व्हेन आयरन इज क्या है, एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर, इट कंबाइंड विथ वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट, इज एन ऑक्साइड कंपाउंड ऑफ आयरन। क्या देखा गया कि जब आयरन एक्सपोज होता है, यानी संपर्क में आता है, आप कह सकते हैं एयर और मॉइस्चर का, जैसा मैं पहले ही डिफिनीशन में बता चुका था, तो वो कंबाइंड कर लेता है, वाटर को अपने साथ जोड़ लेता है और ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है, और एक क्या चीज बनाता है, रस्ट बनाता है, ठीक है ना। एक रस्ट बनाता है जिसको हम जंक के नाम से पुकारते हैं। जो क्या होता है, तो उस आयरन का ऑक्साइड्स होता है। मैं नीचे लिखने की भी कोशिश किया हूं कि वो ऑक्साइड जब बनेगा तो किस तरह के ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि एक आयरन के रस्टिंग में क्या क्या चीजें रोल प्ले करती हैं। तो आयरन के रस्टिंग में दो बात का होना जरूरी है। एक तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, और दूसरा वाटर का, जिसको हम मॉइस्चर भी कह सकते हैं, का होना नेसेसरी है। अगर ये दो चीजें कहीं से भी किसी आयरन को मिल जाती है तो उसके सरफेस के ऊपर आपको रेडिश कलर का, लाल कलर का सरफेस में दिखने लगेगा। मैंने कहा कि आप जब रस्टिंग को देखेंगे तो वो आयरन का ऑक्साइड्स होता है, इसका मतलब आयरन में ऑक्सीजन का जुड़ जाना होता है, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन की बात करें, तो यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ, हो सकता है ये थोड़ा मुझसे रॉन्ग लिख गई है, इसको मैं सुधार देता हूँ। और ये रियल में जो होता है वह Fe, ठीक है, ये F है स्टूडेंट्स, Fe2, और फिर O कैपिटल रहेगा, और सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में 3 लिखे रहेंगे। इस तरह से Fe2O3 होता है। यही है रस्ट रियल में।
और यही रस्ट जब उसके सरफेस के ऊपर बन जाता है तो धीरे धीरे वो स्लोली वहाँ से सरफेस से हटने लगता है और हमारा आयरन जो होता है वह वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जो Fe2O3 है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, वास्तव में रियली एक्चुअली ये है क्या? अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको याद होगा, अगर केमिकली तौर पे हम बात करें तो हम किसी भी सब्सटेंस को उसके नेचर के बिहेव पे अगर बात करना चाहूँ तो उसके 3 नेचर होते हैं, या तो एसिडिक होता है, या बेसिक होते हैं, या वो न्यूट्रल होता है। तो किसी भी मेटल का जब ऑक्साइड तैयार होता है, जैसा मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक है, इसको आप क्रॉस करेंगे, ये आपका गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, और रियल में ऐसे लिखा रहेगा Fe2O3। तो अगर मैं ऐसा बात करूं कि Fe2O3, ठीक है, ये क्या होगा, तो ये चेक करने से अगर पता करें हम लोग तो इसको हम देखते हैं कि ये एक बेसिक फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी ये बेस है। अब सवाल आता है स्टूडेंट्स आपके मन में कि ये कैसे हम पहचान लिए कि ये बेस है। तो इसका हम एक्टिविटी के माध्यम से सीख सकते हैं, जो कि मैं उसकी एक्टिविटी का तरीका तो यहाँ बता सकता, लेकिन करके मैं आपको अभी दिखाने में असमर्थ हूँ। तो मैं बता दे रहा हूँ कि हम कैसे जान पाते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स है, या स्पेशली आयरन के जो ऑक्साइड्स है, जो रस्ट है, वो बेसिक होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले किसी रस्ट को जो आयरन के सरफेस पे होगा उसको आप खरोच करके एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, और इकट्ठा करने के बाद फिर क्या करें, उसको किसी वाटर में डाल दीजिए। ठीक है, अब उस वाटर को हमारे पास एक कह सकते हैं मटेरियल होता है, जिसको हम लोग लिटमस पेपर के नाम से पुकारते हैं। इस लिटमस पेपर का यूज हम किसी भी पदार्थ के, किसी सब्सटेंस के एसिड और बेस होने में पता लगाते हैं। ठीक है, अगर हम किसी रेड लिटमस पेपर पे, ठीक है, रेड लिटमस पेपर पे अगर हम किसी भी ऐसे लिक्विड को डालते हैं, और वो लिक्विड को डालने से रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में अगर कन्वर्ट हो जाता होगा, रेड किस में स्टूडेंट, ब्लू में, तो आप ये जान जाएं कि वो क्या है, जो सब्सटेंस को आपने डाला है वो सब्सटेंस बेसिक है, वो सब्सटेंस बेस है। ठीक है, तो इसी तरह से हम प्रैक्टिकल करके उसको जान पाते हैं कि उसकी नेचर क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि अगला क्या होगा। तो मैंने कोशिश किया स्टूडेंट कि जब किसी आयरन के ऊपर रस्ट लगता है तो एक इमेज के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि उसकी हालत क्या हो जाती है। ठीक है, देखिए ये कार काफ़ी दिनों से ओपन स्पेस में खड़ा था, जिसके वजह से इसके रस्टिंग के बाद की हालत क्या है। अगर इसको लॉन्ग टाइम तक ऐसे फिर से छोड़ दिया जाए तो आप एक निश्चित समय अंतराल के बाद देखेंगे कि इसमें कुछ भी, कोई भी पार्ट्स इसका नहीं बचा रहेगा, और सारा कुछ ये फिनिश्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से रस्टिंग हमारा बहुत नुकसान करता है, हमारे बहुत सारे मटेरियल्स को ये खराब कर देता है। ठीक है ना, तो ये है हमारा रस्टिंग का बैड इफेक्ट, कह सकते हैं हमारे डेली लाइफ में उसका नुकसान हमारे लिए क्या हार्म वो पहुंचाता है। ठीक, अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टूडेंट कोरोजन इन कॉपर्स। मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में ही बता रखा था कि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें आपको कोरोजन होते हुए दिखेगा, जिसके सरफेस में एक्सपोजिंग, जिस पे सरफेस के एयर और मॉइस्चर के एक्सपोजर से उसके सरफेस को हटते हुए आप देखते हैं। कॉपर में भी ऐसा ही होता है। ऑब्जेक्ट कंटेनिंग कॉपर आल्सो कोरोड ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। मतलब क्या हमने देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ना कॉपर है, वह भी एयर और मॉइस्चर, ठीक है ना, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से उसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है, तो उसकी भी कोरोजन होती है। ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं भाई, तो ये जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके जो सरफेस होता है वह ग्रीन लेयर में कन्वर्ट होने लगता है, और वो सरफेस इतना खराब दिखता है कि मतलब वो लगता ही नहीं है कि वो कॉपर भी किसी ज़माने में रहा होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर में थे,
ठीक वैसे ही कॉपर के भी जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक सीधा सा फार्मूला बता देता हूँ कि जितने भी ऑक्साइड्स होंगे मेटल के, वो सारे के सारे बेसिक फॉर्म में होते हैं, वो सब के सब बेस होते हैं, ठीक है ना। अब जब ग्रीन लेयर बनता है कॉपर का, तो उसके दो हम कह सकते हैं केमिकल फार्मूला या केमिकल कंपाउंड्स की अगर तौर पे बात करें तो दो तरह के वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक ऑक्साइड्स है स्टूडेंट कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना, जिसका फार्मूला होता है CuCO3। यहाँ CO के बाद जो 3 है वो स्टूडेंट किस फॉर्म में लिखा रहेगा, सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में, CuCO3 ऐसे। और इसके बाद एक और उसी का जो ऑक्साइड्स है वो है कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको कैसे लिखा जाएगा, तो ये जो बाकी चीज़ें ठीक लिखी गई हैं वो जो होगा वो सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में, दैट मीन्स नीचे की तरफ लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये दो ऑक्साइड्स बनते हैं कॉपर का। आइए हम लोग इमेज के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का, जब एक कॉपर में कोरोजन होता है, जब एक कॉपर का सरफेस एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके सरफेस की क्या हालत होती है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। आप यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये एक पाइप है जो कॉपर का बना हुआ है। जब ये कॉपर का पाइप एयर और वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो इसके हालात को आप देख सकते हैं, इसकी स्थिति देख सकते हैं, इसका स्टेटस क्या हो गया है, ठीक है ना। ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है, किसी नए आदमी को अगर दिखा दिया जाए तो वो नहीं बता सकता कि ये कॉपर है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है, कोरोजन नुकसान करता है, हमारे बहुत सारे मेटल की स्थिति को काफ़ी दयनीय स्थिति कह सकते हैं, काफ़ी उसको नुकसान कर देता है, ठीक है ना। तो अब तक मुझे लगता है कि आयरन और कॉपर के कोरोजन के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है स्टूडेंट कोरोजन इन सिल्वर। कोरोजन इन सिल्वर की जब हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सिल्वर में कोरोजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, देखने को मिलता है कि जो सिल्वर है ना, उसके लिए क्या है, सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर। क्या लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप लोग कि सिल्वर जो ऑब्जेक्ट्स होगा, यानी सिल्वर की बनी हुई कोई भी थिंग्स होगी, तो वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है, उसके लिए मॉइस्चर होना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एयर के कांटेक्ट में आने से वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्लैक कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे ये ब्लैक कलर में हो जाता है। अब आता है कि ऐसा क्यों होता है, तो ये घटना क्या लिख रहा है कि दिस हैपन, ठीक है ना, दिस हैपन बिकॉज द सिल्वर मेटल रिएक्ट विथ द सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। यानी क्या हम देख पा रहे हैं कि एयर जो मेरा है, उस एयर में या ये एटमॉस्फेयर जो है, उस एयर में सल्फर भी मौजूद होते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में। जब वो क्या करते हैं, ठीक है, सल्फर सिल्वर के साथ कांटेक्ट करते हैं तो एक Ag2S, यहाँ भी 2 जो होगा वो सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में होगा, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। और ये सिल्वर सल्फाइड सिल्वर के लेयर को क्या करता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। किस कलर में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट, ब्लैक कलर में, ठीक। तो ये भी जब ब्लैक कलर में हो जाता है तो काफ़ी बुरा हालत हो जाती है उसका, और बहुत लगता ही नहीं है कि वो एक सिल्वर की बनी हुई थिंग्स है, ठीक है। आइए मैं दिखाना चाहता हूँ इमेज के माध्यम से कि वह जब सिल्वर का कोरोजन होता है, सिल्वर सल्फाइड के संपर्क में आता है, सल्फर के संपर्क में आता है, तो किस तरह से उसका सरफेस हो जाता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये है सिल्वर जो सल्फर के संपर्क में आने से, सल्फर के कांटेक्ट में आने से लग ही नहीं रहा कहीं से कि ये सिल्वर की बनी हुई एक रिंग है, एक बैंगल्स कह सकते हैं, कंगन जिसको हम लोग कहते हैं हाथ में पहनने वाला, वो है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग मुझे लगता है कि आप लोग कोरोजन डिफरेंट डिफरेंट मेटल को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कि हम कैसे
प्रिवेंट करते हैं, जो मेरे लिए इतना नुकसानदायक है, इससे हम कैसे बचें, कैसे अपने आयरन को हम बचा के रख पाएँ, ठीक है, कोरोजन से, या कैसे हम उसको दूर करें, उसको कम करने की कोशिश करें। तो वो तरीका मैं आप लोगों के बीच लाने की कोशिश किया हूँ। तो फर्स्ट देख रहे होंगे ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप? ऑयलिंग और ग्रीसिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? तो किसी भी सब्सटेंस या कोई भी मेटल जिसके अंदर कोरोजन होता होगा, आप उसको इस काम को करने से कोरोजन से बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? जो भी सब्सटेंस है स्टूडेंट, जैसे सपोज करिए मैं ये बता रहा हूँ, ये आयरन की बनी हुई है। अब ये आयरन की बनी हुई थिंग्स को आप ओपन स्पेस पे छोड़ दिए, तो ये डायरेक्ट एयर के संपर्क में, दैट मीन्स O2 कह सकते हैं, और मॉइस्चर के संपर्क में ये आने से क्या हो जाएगा, इस एक रिएक्शन करेगा और अपना ऑक्साइड बनाएगा, इसमें रस्टिंग चालू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि उस एयर के कांटेक्ट या मॉइस्चर के कांटेक्ट से इसके जो कांटेक्टिंग होती है उस सरफेस के ऊपर एक ऐसा सरफेस लगा देते हैं जिसके बीच में कांटेक्ट जो होता है वो टूट जाता है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते। इसके लिए हम इसके ऊपर या तो क्या लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, या फिर आप देखे होंगे ऑयल लेप देंगे या ग्रीस लेप देंगे। ग्रीस आप जानते होंगे, वो भी जस्ट लाइक आप कह सकते हैं ऑयल की ही तरह होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है ना। तो वो दोनों को लगाने से हमारा कोरोजन की जो एक्टिविटी या कोरोजन का जो एक्शन है वो रुक जाता है। उसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट आप देख रहे होंगे गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या है कि जिंक एक मेटल होता है, उस मेटल का आयरन के ऊपर चढ़ा लिया जाता है, सरफेस, आयरन के सरफेस के ऊपर उसका लेयर जब चढ़ा देंगे तो जिंक चूंकि क्या होता है उसमें कोरोजन नहीं होता, वो ऑक्सीजन के संपर्क में कांटेक्ट में आने से किसी भी तरह का एक कह सकते हैं कोरोजन की घटना या रस्टिंग की घटना उसमें नहीं होती है। तो इसलिए क्या करते हैं, जिंक को Zn जिसका सिंबल है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, आयरन के ऊपर लगा देते हैं, या एक कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके जिंक का लेयर आयरन के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे आयरन का कांटेक्ट एयर से टूट जाता है और आयरन में हम देखते हैं कि कोरोजन रुक जाता है। ये एक तरीका है बचने का। थर्ड देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रोप्लॉटिंग। इलेक्ट्रोप्लॉटिंग भी ऐसे ही है स्टूडेंट, जिंक की तरह ही, लेकिन इसमें जो मेटल यूज़ किया जाता है वो क्रोमियम यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको भी किसी आयरन के ऊपर ही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या करते हैं, आयरन के ऊपर इस क्रोमियम को चढ़ाया जाता है, इसका लेयर डिपॉजिट कराया जाता है। क्रोमियम बहुत स्टील की तरह चमकता है, जिससे बहुत ज़्यादा चमकदार लगता है कि वो स्टील की बना हुआ है, बट ऐसा रियली नहीं है, उसके ऊपर क्रोमियम का लेयर चढ़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो जो ओल्ड मॉडल की साइकिल होते हैं उसके जो हैंडल है या उसके जो रीम हैं, ठीक है ना, रीम, उन सब में आप देखेंगे तो आपको वो स्टील की तरह चमकते हुए रहते हैं, बट वो क्रोमियम का ही लेयर उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। आजकल एक नया तरीका इजाद हो गया स्टूडेंट, एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब होता है कि कई सारे मेटल्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करके एक नए तरह के सॉलिड सब्सटेंस बनाया जाता है, जिसे हम एलॉइंग कहते हैं। इससे क्या होता है, रस्टिंग भी रुक जाती है और उस मेटल में जो उस उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है उससे एक नए तरह के प्रॉपर्टीज उसमें डेवलप हो जाता है, ठीक है। एलॉइंग, जो एलॉय व्हील वगैरह आप देख रहे होंगे, जो आपके गाड़ी घर में होंगे आपके फादर का, वो जो बाइक है उसके व्हील जो होते हैं वो एक एलॉय व्हील है। वो किसी एक मेटल का नहीं बना हुआ है, बल्कि एक से ज़्यादा मेटल को आपस में मिक्स करके बनाए गए हैं। अब उसमें किसी भी तरह का रस्टिंग, ठीक है, कोरोजन, ये घटना देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 4 प्रोसेस रहे जिनके तहत आप क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं अपने इन थिंग्स को जिनके अंदर कोरोजन की एक्टिविटी, कोरोजन के फिनोमिना होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे लगता है कि आज का क्लास यहीं पे स्टॉप किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबी एक ऑनलाइन वीडियो आपका होने जा रहा है।
तो मैं चाहूँगा कि अब आप क्लास को यहीं पे स्टॉप करें, या हम आपको अब चाहेंगे कि यहीं पे रोकें, और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में कह सकता हूँ कि मैं आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल का यूज, जो एक लिटिल टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, उसको मैं कंप्लीट करूँगा, और इसके बाद आपका ये चैप्टर फुली तौर से फॉर्मली फिनिश्ड हो जाएगा, और फिर उसकी एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैंने थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आप देखते हैं इसको तो आप लोगों को उसके लिए धन्यवाद। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप अब इस क्लास को यहीं पे स्टॉप किया जाता है। ओके, थैंक्स।